हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक मकरंद का मेरे सपनों का भारत ये पाठ करने जा रहे हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम ये जान लें इसके लेखक कौन हैं। ये लिखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को सब जानते हैं। ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और देश के सबसे जाने माने प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। हम पहले जाने कि अब्दुल कलाम के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ा जानें, उसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ये भारत रत्न से सम्मानित है और पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में धनुषकोटी नगर में हुआ था। डॉक्टर कलाम का जीवन सादगी की अनूठी मिसाल है। कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई है। इसके बाद इन्होंने तिरुचिरापल्ली चले गए और वहां से सेंट जोसेफ कॉलेज में इन्होंने आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर कलाम की ईश्वर में पूर्ण आस्था थी, मतलब भगवान में बहुत विश्वास करते थे। आप जिस प्रकार कुरान का पाठ करते हैं उसी प्रकार गीता के दर्शन में भी आपकी आस्था है। मतलब अब्दुल कलाम कुरान उनका धर्म ग्रंथ है, उसको बहुत ही आस्था से पढ़ते थे। उसी प्रकार से वो गीता जो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है उसको भी पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ते थे। डॉक्टर कलाम का कहना है कि जब मैं विज्ञान विषय से संबंधित अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने कणों का अध्ययन करता तो उससे प्रभु की सत्ता में मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता। अपन जैसे मानते हैं कि विज्ञान और आस्था को अलग मानते हैं, लेकिन अब्दुल कलाम ऐसे नहीं थे। वो विज्ञान और आस्था को एक ही मानते थे और उनका कहना था कि जिस प्रकार से विज्ञान के कणों की सूक्ष्मता को जब वो देखते हैं कि इतने छोटे छोटे बारीक बारीक कण और बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कण मिलके कोई कण या कोई जीव या कुछ बनता है तो वो कितना मुश्किल रहा होगा, और भगवान की कला उसमें देखकर वो भगवान पर और विश्वास बढ़ जाता है। इन्हीं कल्पनाओं को साकार करने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्होंने अनुसंधान करे हैं, मतलब खोजें करी है, और देश के उपग्रह प्रणाली सबसे पहले इन्होंने शुरू करी थी। सबसे पहले मिसाइल कार्यक्रम को भारत में एक पहचान इन्होंने ही दिलाई है, इन्हीं के कारण मिली है। इसलिए इन्हें एक उपाधि दी गई, एक टाइटल दिया गया था मिसाइल मैन। इन्हीं विशिष्ट उपलब्धियों एवं वैज्ञानिक परिकल्पना के लिए आपको राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया है। आपकी उपलब्धियों का क्षेत्र विज्ञान से इतर साहित्य भी है। आप सिर्फ वैज्ञानिक रहने के कारण सिर्फ विज्ञान में विश्वास नहीं करते आए हैं, आप साहित्य में भी रुचि रखते हैं। आपकी रचनात्मक शक्ति का लाभ साहित्य जगत भी मानता है। आपने बहुत सी किताबें लिखी है, बहुत पुस्तकें लिखी हैं। आपके बहुमूल्य विचार, आपकी कल्पना शक्ति, दूरदृष्टि, आगे का सोचना, ये सब बहुमूल्य कृतियों में आपकी दिखाई देती है। आपकी प्रसिद्ध कृति मेरे सपनों का भारत देश के भावी कर्णधारों को संवारने की आपकी परिकल्पना अद्वितीय है। तो हमने जो इनकी कृति है मेरे सपनों का भारत, आज हमारा पाठ वही है। यह जो पाठ है एक निबंध के रूप में है। तो मुझे आशा है कि इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ आपको भी भविष्य में निबंध लेखन में बहुत सी सहायता मिलेगी कि आप भी जब अपना निबंध लिखेंगे तो इन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखेंगे। भारतीय सभ्यता की प्रभावशाली उपलब्धियों को देखने पर यह विश्वास प्रबल हो जाता है कि भारत पिछली शताब्दी में एक उन्नत समाज था। अब्दुल कलाम क्या कहते हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि भारत की सभ्यता की प्रभावशाली उपलब्धि, मतलब हमारी भारतीय सभ्यता ने जो भी उपलब्धियां प्राप्त की है वो देखने पर उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि पिछली सहस्त्राब्दी कि पुराने 100 सालों पहले भी ये बहुत ही उन्नत समाज था। कई धर्मों के संतों, दार्शनिकों, कवियों,
वैज्ञानिकों, खगोलविदों और गणितज्ञों के प्रेरक योगदान के द्वारा बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रही है। उनके नए तथा मौलिक विचारों, सिद्धांतों और व्यवहारों ने हमारे अपने बौद्धिक समाज के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया है। वो ये बताना चाहते हैं कि कई धर्म के संतों, अलग अलग धर्म के जो संत, अलग अलग धर्मों के संत होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के संत होते हैं। दार्शनिक होते हैं जो अपने विचार प्रकट करते हैं किसी भी विषय में, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करके दार्शनिक होते हैं। कवि होते हैं, वो अलग अलग विषयों पर कविताएं रचते हैं। वैज्ञानिक होते हैं, वो अलग अलग विषयों की खोज करते हैं। खगोलविद, गणितज्ञ, ये सब खोज करने वाले व्यक्ति के प्रेरक योगदान के द्वारा ही बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मतलब बौद्धिक पुनर्जागरण मतलब बुद्धि का फिर से विकास होना, मतलब व्यक्ति जो सोचता है उसको फिर से सोचना या नए सिरे से नया सोचना, नए रास्ते पर आगे बढ़ना। इसके नए मौलिक विचारों, सिद्धांतों, व्यवहारों ने हमारे अपने बौद्धिक समाज के लिए ठोस आधार दिए। इन सब के जो नए विचार, सिद्धांत थे वो हमारे बौद्धिक समाज मतलब हमारे बुद्धि से संबंधित। बौद्धिक समाज किसको कहेंगे? जहाँ हम लोग सोचते हैं। बुद्धि का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि से, और बुद्धि का कार्य होता है सोचना। और व्यक्ति जितना सोचता समझता है वो उतना ही ज़्यादा बौद्धिक रूप से समृद्ध होता है, उसके निर्णय करने की क्षमता उतनी अच्छी होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत उन्नत था तथा तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय थे, जहाँ न केवल भारत बल्कि सुदूर देशों जैसे बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया, अरेबिया, चीन से विद्यार्थी आते थे। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो भारत प्राचीन काल से शिक्षा क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। हमने इतिहास में पढ़ा है कि हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय रहे हैं, जहाँ विदेशी यात्री समय समय पर आते रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, हमारे यहाँ से ज्ञान लेने के लिए। जहाँ भारत के दूर देशों में कुछ मुख्य देशों के नाम यहाँ दिए हैं, जैसे बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया, अरेबिया, चीन से विद्यार्थी विभिन्न विभिन्न विषयों के लिए, जैसे भाषा का अध्ययन करने के लिए, व्याकरण का अध्ययन करने के लिए, दर्शन शास्त्र का अध्ययन, औषधि विज्ञान, सर्जरी, धनुर्विद्या, अकाउंट्स, वाणिज्य, भविष्य विज्ञान, भविष्य देखते हैं, दस्तावेजीकरण, तंत्र की विद्या जिसको आप जादू टोना समझते हैं, संगीत, नृत्य तथा छिपे हुए खजानों की खोज। आपने आज भी अब कितनी मूवीज़ में और मतलब फिल्मों में देखा होगा कि छुपे हुए खजानों के विषय को लेकर काफ़ी दिलचस्प कहानियाँ बनाई गई है, तो वो सत्य भी होती हैं, तो उनकी खोज, ये सब सीखने यहाँ आते थे भारत। शिक्षकों के पैनल में मतलब मुख्य शिक्षक जो थे उसमें कौटिल्य को सभी जानते हैं, जो कि चंद्रगुप्त को बनाने वाले महान उसके महामंत्री थे, जिनकी महान पुस्तक जो आज भी विश्व में एक शोध का विषय है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जिनका असली नाम था विष्णुगुप्त और उन्हें चाणक्य भी कहा जाता था। उसी के साथ साथ पाणिनि, जीवक, अभिनव गुप्त तथा पतंजलि जैसे प्रसिद्ध आचार्य थे, मतलब शिक्षक थे। भारत ने शून्य का आविष्कार किया, जिससे गणना की दोहरी प्रणाली की आधारशिला रखी, जिस पर वर्तमान कंप्यूटर निर्भर है। शून्य का आविष्कार हमने किया। आप सोचो अगर शून्य नहीं होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। अब इसके आगे कैसे जाए? इसके आगे जाने के लिए हमें शून्य की आवश्यकता लगी, और जब शून्य का आविष्कार हुआ तभी हम 9 से आगे बढ़े हैं। और ये श्रेय किसको जाता है विश्व में? हमारे भारत को। और दोहरी प्रणाली की आधारशिला यहाँ से रखी, और इसी का प्रयोग आज हमारा कंप्यूटर करता है, जिस कंप्यूटर विज्ञान के तहत आज हमारा क्लास ले पा रहे हैं, हमारी कक्षा लग पा रही है, हम आमने सामने वार्ता कर पा रहे हैं। ये कंप्यूटर उसी पर निर्भर करता है। आपने देखा है ना, कंप्यूटर का लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होता है,
जो कि 0 1 0 1 1 और 0 दो ही नंबर को आगे पीछे करके लिखी जाती है, वो उसी पे निर्भर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था हम इसका श्रेय भारतीयों को देते हैं, जिन्होंने हमें गणित करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कोई खोज नहीं कर सकता था। इसी प्रकार भारत ने दशमलव पद्धति डेसिमल का आविष्कार किया है। हमारे भारत में डेसिमल का आविष्कार भी भारत में हुआ है। यूक्लिड से काफी पहले भारत में ज्यामिति के नाम से रेखा गणित का प्रयोग किया जाता था। यूक्लिड ने खोज करी है ज्यामिति, लेकिन गणित की खोज कहा जाता है यूक्लिड के द्वारा की गई है, लेकिन उससे बहुत साल पहले से हमारे भारत में ज्यामिति के नाम से हम प्रयोग कर रहे थे, जिसका वो असल में रेखा गणित का प्रयोग था। आर्यभट्ट किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई के रूप में परिभाषित किया था। पाई का मान किसने दिया है हमें? आर्यभट्ट ने। और दशमलव के 4 अंकों तक इसका शुद्ध मान भी उन्होंने ही बताया था। इसी प्रकार से 1500 वर्ष पहले, 1500 साल पहले, 1500 साल पहले सूर्य का सिद्धांत में भास्कराचार्य ने सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी द्वारा लिए गए समय की 9 दशमलव स्थानों में गणना की थी। मतलब आप सोचो 1500 साल पहले भास्कराचार्य नाम से ही उनके स्पष्ट है कि सूर्य का ही पर्यायवाची होता है भास्कर। उन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया था, याद रखने में भी आसान रहेगा। भास्कराचार्य, भास्कर का पर्यायवाची होता है सूर्य, और सूर्य सिद्धांत दिया है भास्कराचार्य ने। उसने सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है, वो 9 दशमलव के स्थान में उसने गणना की है। इसके अलावा कोपरनिकस ने 1000 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी, कोपरनिकस ने जब बोला उससे 1000 साल पहले ही आर्यभट्ट ने कह दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और आज विश्व क्या बोलता है कि कोपरनिकस ने बताया था सबसे पहले, लेकिन हमारे भारत में आर्यभट्ट ये बात 1000 साल पहले ही कह चुके हैं। जबकि सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी पहचान लिया था। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में चरक ने आयुर्वेद को समेकित किया था। आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले किसने दिया था? चरक ने, जिन्होंने पुस्तक लिखी है चरक संहिता। और 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले सुश्रुत ने जटिल शल्य क्रियाएं की थी। सुश्रुत एक ऐसे महान व्यक्ति थे, उन्होंने शल्य क्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन, आप समझते हैं ऑपरेशन तो समझते हैं, ऑपरेशन शल्य क्रिया के दी। तो उन्होंने 2500 साल पहले ही शल्य क्रिया की थी। 2500 साल पहले ही ऑपरेशन करना शुरू कर दिए थे उन्होंने। आपको ये लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि हम ये साइंस पढ़ रहे हैं कि हिंदी पढ़ रहे हैं। हम यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निबंध पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने कहा है मेरे सपनों का भारत। तो वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं और भारत को कैसा देखना चाहते हैं और भारत को अपने सपने में कैसा देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक हैं जो विज्ञान की सारी उपलब्धियों को जरूर जानते हैं, तो वो बताएंगे यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, जिससे हमें ये सहूलियत होगी कि हमें पता चलेगा हमारे भारत के बारे में। तो हमें अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए, लेकिन ये सारी जानकारी भारत के बाहर शेष विश्व की ज्ञात नहीं है, क्योंकि इन पर आगे शोध नहीं हुआ या इनका प्रसार नहीं हुआ। विश्व के आगे तक ये क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि उस समय ये खोज हुई, लेकिन इसके बाद इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इस पर विशेष कार्य नहीं हो सका। इसलिए ऐसा नहीं है कि उल्लेखनीय उपलब्धियां केवल हमारे अतीत तक सीमित है। भारत की आज़ादी से पहले हमारे पास विश्व स्तरीय वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक, इंजीनियर, चिकित्सक, लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े लोग थे। इतने पुराने हमने 1000, 2000, 2500 साल पुराने नाम बताए हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे पास इतना ही ज्ञान उस समय इतिहास का ही था। हमारे पास इसके अलावा जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उससे पहले भी हमारे यहाँ बहुत से वैज्ञानिक और कवि, दार्शनिक थे। वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक, इंजीनियर, चिकित्सक और लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े लोग थे। हमारे पास
S.N. बोस, मेघनाद साहा, J.C. बोस, सर C.V. रमन, रमन प्रभाव जिनका हम जानते हैं, सर K.S. कृष्णन, होमी जहांगीर भाभा, जहांगीर भाभा को सब जानते हैं, विक्रम साराभाई आप सब ने सुना है, C.V. राय, इस सब नाम में से कुछ नाम तो ऐसे हैं जैसे बोस, C.V. रमन, होमी महावीर भाभा, विक्रम साराभाई, ये सब ऐसे वैज्ञानिक हैं, रामानुजम जैसे गणितज्ञ, ये सारे लोग हम बहुत अच्छे से जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कवि जिन्होंने क्या लिखा है, हमारे राष्ट्र के लिए हमारा राष्ट्रगान लिखा है, और विवेकानंद जैसे दार्शनिक जिनका दर्शन शास्त्र विश्व प्रसिद्ध है, और स्वतंत्रता के बाद के काल में भी उतने ही महान उपलब्धियां हमें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से उन्होंने हमारे पूरे भारत के इतिहास का वर्णन किया है। इस निबंध में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे भारत के इतिहास के गौरव को और वर्तमान की बात को भी बताते हैं कि हमारा इतिहास और हमारा वर्तमान कितना गौरवान्वित करने वाला है। इस पाठ को हम अब अगले पाठ में पूर्ण करेंगे। उम्मीद है, आशा है आपसे कि इतना पाठ आपको समझ में आया होगा और आप घर पर अपनी पुस्तक से इसका अभ्यास अवश्य करें। धन्यवाद।